एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मोदी गवर्नमेंट 2.0 के 1 साल पूरे हो चुके हैं। यह है पार्ट 3। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यह बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार संसद के पटल पर कही थी। सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि मैक्सिमम गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए थ्रू मिनिमम गवर्नमेंट। कहने का मतलब है सरकार चाहती है कि मिनिमम इनपुट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। जो मशीनरी है, जो वर्क फोर्स है, उसमें सरकार सुधार लाना चाहती है। सरकार वर्क कल्चर में सुधार लाना चाहती है ताकि पूरी की पूरी मशीनरी काफ़ी इफ़िशियंसी से कार्य कर सके। इस दिशा में इस बार सरकार ने करा है कि जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में बदल दिया है। हालांकि इससे उस बैंकों के एनपीए पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो उसके वर्क कल्चर है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसमें काफ़ी सुधार होगी, उसकी एफिकेसी और एफिशिएंसी में काफ़ी सुधार होगा और उसकी जो कॉस्ट कटिंग होगी। मान लिया जाए 4 ऑफिस को जो बैंक मैनेज कर रही है, अब एक ही ऑफिस के द्वारा उन सभी का काम हो जाएगा। तो यह काम इस बार किया गया है और 4% डीए को इंक्रीज किया गया है। जो गांव आज़ादी के बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर थे, सरकार ने उस गांव को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के द्वारा, पहले इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना था, कई गांवों को रोशन किया है। और उजाला योजना उन्नत ज्योति थ्रू एलईडी लाइट फॉर ऑल के द्वारा सरकार यह प्रयास कर रही है कि प्रत्येक गांव में जो अभी भी किरोसिन का उपयोग कर रहे थे, जिसके उपयोग से पहली बात तो उसके जहरीली गैस बच्चों के जो पढ़ाई करते हैं, महिलाओं के और सभी लोगों के श्वसन के माध्यम से शरीर में जाता था, उसमें कमी आएगी। दूसरी बात, इस ज्योति के कारण महिला सशक्तिकरण को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और जो बच्चे बिजली पर नहीं पढ़ पाते थे आज बिजली पर पढ़ भी पाएंगे और साथ ही जो अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जो उससे महरूम रह गई है जो पीढ़ी, उसका लाभ उठा पाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में बोट उद्घाटन में एक बार कहा था कि अगर किसी का मोबाइल की बैटरी अगर डाउन हो जाए तो मानो कि हार्ट बीट बंद हो गई हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था। तो उन गाँवों को समझ लीजिए कि जो अब तक बिजली से महरूम है और वह अब किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, कंप्यूटर और मोबाइल का उपयोग कैसे कर पाते होंगे। तो उजालों में लाई है। आज 70 साल के बाद भी कई गांव अंधेरे में रहने को मजबूर थे और अंतिम गांव जिसका विद्युतीकरण किया गया था वो था लिजांग। आप बता सकते हैं ये किस स्टेट में है? कम से कम इतना बताइए, नॉर्थ में है या साउथ में? इंश्योरिंग हेल्दी लाइव स्टॉक सपोर्टिंग फार्मर देश की इकॉनमी में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है और इसमें कृषि जो देश का बैकबोन कहा जाता है, अगर बैकबोन को न सुधारा जाए तो क्या अर्थव्यवस्था सही से खड़ा हो पाएगा। और इस कृषि में जब पशुपालन को कृषि के साथ किया जाता है तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। हमारे देश में काफ़ी पशुधन है लेकिन इसका कभी भी हम बेहतरी से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। इसको इंश्योर करने के लिए 100% एफएमडी वैक्सीनेशन करवाया जाएगा प्रत्येक 6 महीने पर सभी कैटल का, जो भी बोवाइन है, दुधारू पशु है उनका। और सरकार गोकुल मिशन भी इसके लिए लेकर आई है। जो पशु जानकारी के अभाव में या देख रेख के बिना उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, इसके लिए नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि फुट और माउथ डिजीज़ को रोका जा सके। और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए भी कई तरह के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। एक अलग से फंड एलोकेट किया गया है कृषि में फर्दर बूस्ट के लिए। पिछली बार एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बाहर एक फिशरी इन मिनिस्ट्री अलग से बना दिया गया है ताकि फिशरी मिनिस्ट्री को बूस्ट मिल सके। वैक्सीनेशन के लिए अलग से परियोजना चलाया जा रहा है। गरीबों को गाय जिनको बकरी कहा जाता है उनके नस्ल के लिए भी, ब्रीडिंग के लिए भी, इवन भैंसों के ब्रीडिंग के लिए, सीप के लिए भी अलग से सरकार प्रयास कर रही है। ये था इस साल की बात। टुवार्ड्स डबलिंग फार्मर इनकम, सरकार चाहती है कि देश की इकॉनमी में जो 60 लोग हैं वह 16 रुपये योगदान देते हैं, उनकी आयों को कैसे दुगना किया जाए। और सरकार का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य है
कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। इसके लिए सरकार ने अशोक डलवाई कमेटी की गठन किया था और उन्होंने काफ़ी सुझाव दिए जिन पर सरकार अमल कर रही है। अब इसके लिए सरकार चाहती है कि किसानों की आय को 2022 तक डबल किया जाए। हालांकि कोरोना वायरस पैंडेमिक में ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। सरकार ने 44 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर काफ़ी सारे सवाल उठते रहे, लेकिन इसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। और 10,000 से ज़्यादा नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर के तहत। इसके तहत कई जगहों पर थोड़ी एडिशनल बात करते हैं, मेगा फूड पार्क भी बनाया गया है। जो सब्जियां और फल बर्बाद हो जाते थे प्रशीतन के कारण, कोल्ड स्टोर के कारण, अब किसानों को उनका बेहतर लाभ मिल सकता है मेगा फूड पार्क के कारण और क्लस्टर का डेवलपमेंट हो जाने के कारण। एपीएमसी की एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए हैं। और ई नाम प्रोजेक्ट जो पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन इस वीडियो का फोकस है कि पिछले 1 साल में। अब है अ बिग लीप टुवर्ड्स वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट सर हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश को आत्मनिर्भर बना दिया काफ़ी हद तक खाद्यान्न के मामले में। तो जो बोवाइन है, जो दुधारू पशु है, उसको लेकर के सरकार काफ़ी योजना लाई है। हालांकि काफ़ी लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं। जब मोदी जी गायों के पास जाते हैं तो कुछ लोगों में छटपटाहट होने लगती है, जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, सो कॉल्ड लिबरल हैं। हालांकि ये तो हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि सरकार जो है वो दुधारू बछड़ों को, जो निर्दोष बछड़ों को मारा जाता है, उस पर रोक लगाएगी। ये तो हमारे संविधान में भी लिखा गया है, लेकिन उस वक्त किसी को संविधान नज़र नहीं आता। और ये कहाँ लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, 28,000 मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट को चेक करने के लिए सरकार ला रही है। और मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड क्रिएशन ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 126 लाख लीटर पर डे, 95 लाख मिल्क प्रोड्यूसर और 50,000 विलेज को इससे बेनिफिट मिलेगा इस वाइट रेवोल्यूशन से। बिजनेस में कैसे सुधार किया जाए? पिछले 5-7 सालों में भारत ने अगर किसी चीज़ में अगर ज़बरदस्त जंप किया है, हर इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो काफ़ी निष्पक्षता से, पता नहीं कैसे दुनिया वाले रैंकिंग जारी करते हैं, कि कई बार तो शांति में और सुखी में, जहाँ पे रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं, उन देशों का रैंकिंग भारत से आगे किया जाता है। और कई बार समझ में आता है कि क्यों अमेरिका फ्रस्ट्रेट होकर बार बार कहता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे। खैर, यह बात अलग है। सरकार, मैं बात कर रहा था कि किसी चीज़ में भारत ने ज़बरदस्त उछाल लिया है, वह है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। इसमें हम लोगों का स्थान आता था इंडिया का 130 के पार, धीरे धीरे 100 के अंदर आया, 77। अब लगभग सरकार का एम ये होगा कि अंडर 20 आए, यानी कि वर्क कल्चर। उस किसी देश में बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है, बिजनेस तो स्टार्ट कर लिए। अब लेबर लॉ इतना जटिल है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने में आपको लग जाएंगे 2 महीने, फिर लेबर लॉ है, काफ़ी सारे और एक्ट थे। उसको सरकार चाहती है सिंगल विंडो क्लियरेंस, एक ही स्थान पर मिले, 5 काम करवाने के लिए 5 जगहों पर न भटकना पड़े। वहाँ वर्क कल्चर इतना ज़बरदस्त अगर होगा तो कई नई नई कंपनियाँ आएंगी। अब जब नई नई कंपनियाँ आएंगी, इन्वेस्टमेंट होगा और लॉन्ग टर्म में इससे देश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाली है। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारा स्थान, जब भी कोई नई कंपनियाँ चाहेगी कि इंडिया में हम इन्वेस्ट करें, तो वो देखता कि भाई इंडिया का तो स्थान 130वां है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कि बिजनेस यहाँ स्टार्ट करना इतना अच्छा काम नहीं है भाई, तो वो नहीं आती थी। लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी लाभ मिलने वाला भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरकार का प्रयास रहा है कि जो भी लेकुनाज है, जो भी गड़बड़ियाँ हैं, उसको दूर करके कंपनीज एक्ट को, न तो इतना लेबर का शोषण हो जाए और न ही कंपनी का इतना एक्सप्लॉयटेशन करे, न तो इतना हम टैक्स ले, जिसको कई बार कहा जाता है टैक्स टेररिज्म, कि कंपनियां आए ही ना। हालांकि कंपनियां हमारी इन्वायरमेंट में से रॉ मटेरियल प्राप्त करती हैं, सोसाइटी से उनको हेल्प मिलता है, सरकार से उनको हेल्प मिलता है, सरकार पोर्ट बनाती है और जनता से उनको हेल्प मिलता है, हम लोग उसके चीज़ खरीदते हैं। तो कंपनी का भी अब जिम्मेदारी है कि वापस
उस प्रॉफिट में से कुछ उस देश में खर्च करे। इसी कॉन्सेप्ट के तहत लाया गया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत सरकार अब चाहती है जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट वह सोशल सेक्टर में भी खर्च करे। अब सोशल सेक्टर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हेल्थ, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे शिक्षा पर, इस सब पर खर्च करे। इससे तो कुछ जाएगा नहीं उनका। लेकिन अगर देख लिया जाए, अगर सोशल सेक्टर में वो खर्च करेगी तो वापस उन्हीं को फिर फ़ायदा भी होगा। और कंपनी एक्ट में जो भी गड़बड़ियाँ थी उसको ठीक करने का काम किया गया है। हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बदलाव है। अब तक कोई भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये हेल्थ सेक्टर पर भी काम किया जा सकता है। जो भी लोग हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लगभग 5 करोड़ बेनिफिशरी को चिन्हित किया गया है और यह दिया जाएगा 2011 के सोशल इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत बड़ा हेल्थ पैकेज है। आज़ादी के बाद सरकार ने, अभी तक किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी दरिया दिली नहीं दिखाई थी। और लोग, सबसे बड़ा चैलेंज था इतने बड़े बेनिफिशरियों का आइडेंटिफिकेशन करना। आयुष्मान भारत पर अलग से वीडियो बन सकता है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या कमियां नहीं, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे इसको बूस्ट किया जा सकता है। कमियां तभी हैं जब राज्य सरकार उसको ठीक से इम्प्लीमेंट ना करे, क्योंकि केंद्र सरकार के चाहने से ही सारे काम नहीं हो सकते हैं। इसके लिए HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और कई सारे प्रयास किए जाएंगे। कई लोगों को तो इसका लाभ भी मिल गया है आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा। जो गरीब थे, जो लगता था कि अब एक स्टेज के बाद लोग मर जाना पसंद करते थे क्योंकि परिवार इतने बोझ से दब जाती थी, अब वही दवाई जन औषधि केंद्र पर सस्ते से सस्ते दामों में मिल रहा है। एक बार जन औषधि कार्यक्रम में जन औषधि वीक मनाया गया था, तो एक यूट्यूब पर देख सकते हैं, एक महिला ने रो रो कर प्रधानमंत्री को भगवान तक बता डाला था। आयुष्मान भारत योजना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे इकॉनमी के लिए और हमारे देश के लिए। जी हाँ, इकॉनमी के लिए भी, क्योंकि देश के 100 लोग में से अगर 20 लोग बीमार रहे तो जो 8 घंटा काम कर सकते हैं वो 4 घंटा करेंगे। तो अगर लाखों लोग अगर 4-4 घंटा ऐड होगा तो करोड़ों घंटे हमारे देश की इकॉनमी में वो ऐड हो जाएंगे। हमारे देश में हमेशा से एक रिच हेरिटेज और कल्चर रहा है जिसको हम पहचान नहीं पाए हैं। इसके लिए सरकार ने आयुष मंत्रालय बनाया है। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एक प्रकार की मेडिसिन है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, किसी को सरकार नेगलेक्ट ना करेगी और सबको मिला करके एक मिनिस्ट्री बनाया गया है ताकि जितने भी पॉपुलेशन है जिनको जिस तरह के दवा में बिलीव है उससे वो इलाज करवाए। कहीं हो सकता है कई लोग होम्योपैथिक सस्ती मिल जाती हो, कहीं सिद्धा है, कहीं आयुर्वेदिक है, तो सबका लाभ लिया जाए। जहाँ पे जिसका फ़ायदा हो उससे लाभ लेते हुए आगे बढ़ने में ही भलाई है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं PM केयर फंड, जिसको लेकर के अभी लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि PM केयर फंड को पब्लिकली किया जाए, उनको पब्लिक अथॉरिटी लाया जाए ताकि RTI मांगे। ये सिर्फ एक तरह का बदमाशी हो सकता है, क्योंकि PM केयर फंड में उन लोगों का ये तर्क है कि 10,000 से ज़्यादा रुपए आ चुके हैं। अब इस 10,000 से अधिक रुपए इसमें जमा हो चुके हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि क्या कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि RTI एक्ट जो है 2005 में, उसका एक सेक्शन है 2H, सेक्शन 2H, इसके तहत एक पब्लिक अथॉरिटी कौन है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया हो, तो इसके क्राइटेरिया, इस पर बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और ये RTI के दायरे में नहीं आ सकता। एक प्रधानमंत्री के कहने के बाद ही अभूतपूर्व ढंग से पहले ही सप्ताह में लगभग 6,500 करोड़ रुपये इसमें जमा हो गए थे। समय की अपनी सीमा है, वरना एक एक टॉपिक पर काफ़ी बोला जा सकता है। धन्यवाद। इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।